एक्चुअली वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये मई महीना की सेकंड सैटरडे में मनाया जाता है पूरा वर्ल्ड में। तो नेचर ने ऐसा सिस्टम ही बनाया है कि ये आके पेस्ट कंट्रोल करे। एवरी बर्ड काउंट्स, योर कंट्रीब्यूशन मैटर्स। सर, ये छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं, पक्षी हैं जो एक देश से दूसरे देश तक 7 समुंदर पार करके पहुंचते हैं, तो ये कैसे मूव करते हैं, कैसे जाते हैं? क्या इनके पास कोई नेचुरल नेविगेशन सिस्टम होता है या क्या कुछ ऐसा? बर्ड से ज़्यादा वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स थे। तो मैं जहाँ भी बर्ड देखता था उसके इर्द गिर्द कोई बच्चे होंगे, बैठे होंगे, बातें कर रहे होंगे। तो उनको हमेशा ये लग रहा था कि ये आदमी हमारा तस्वीर खींच रहा है। आज मेरे ख्याल से 25 दिन हो गया एक स्पून बिल्ड सैंड पाइपर आया है जो मेनली थाईलैंड की स्पीशीज है। वो बहुत रेयर बर्ड है और पूरे वर्ल्ड में अभी 400 के आसपास उनकी संख्या होगी। अच्छा। उसमें से 3 बर्ड वो इन दिनों 25 दिनों से वहाँ दिख रहा है। पूरे इंडिया के जितने भी बर्ड वॉचर्स है सब जाके उसकी फोटो ली है। कैसे बिना भटके छोटे छोटे प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर का रास्ता करके हमारे देश आते हैं? क्या इनके पास कोई प्राकृतिक नेविगेशन होता है जो इनको रास्ता भटकने नहीं देता है? जलवायु परिवर्तन या शहरीकरण, क्या ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो इन जीवों का रास्ता भटका रहे हैं? और क्या हम इंसान अनजाने में ही इन छोटे छोटे मेहमानों के लिए खतरा बन रहे हैं या मददगार? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज जानेंगे प्रसिद्ध वर्ल्ड वाचर काजल दास गुप्ता जी के साथ सुनील मानव पॉडकास्ट पर। कल्पना कीजिए, एक ऐसा यात्री जिसका वजन महज कुछ ग्राम है, लेकिन जिसके हौसले हिमालय की ऊंचाइयों से भी बड़े हैं। वह किसी नक्शे या जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करता, फिर भी उसे पता है कि उसे हजारों मील दूर उसी एक झील, उसी एक पुराने पेड़ पर पहुंचना है जहां वह पिछले साल आया था। यह कहानी है साइबेरियन क्रेन या रफ जैसे नन्हे पक्षियों की। जब साइबेरिया की बर्फीली हवाएं हड्डियों को जमाने लगती हैं और सूरज हफ्तों तक दिखाई नहीं देता, तब ये पक्षी एक फैसला लेते हैं जीवन की तलाश का। वे उड़ते हैं आर्कटिक की बर्फ से ऊपर, पार करते हैं तिब्बत के ऊंचे पहाड़ और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट के बगल से गुजरते हुए भारत की सरजमी पर कदम रखते हैं। उन्हें कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई सीमाएं उन्हें नहीं रोकती। वे आते हैं हमारे खेतों में, हमारी झीलों में, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे हमें अपना मानते हैं। लेकिन क्या हम उन्हें अपना मानते हैं? जब वे महीनों का लंबा और थका देने वाला सफर तय करके हमारे पास पहुंचते हैं, तो क्या हम उन्हें सुकून और सुरक्षा दे पाते हैं जिसकी तलाश में वे यहाँ आए थे? आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर हम सिर्फ पक्षियों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस उम्मीद की जो 7 समंदर पार से उड़कर हमारे आंगन में आती है। चलिए इस सफर को और करीब से समझते हैं आज के हमारे खास मेहमान श्री काजल दास गुप्ता जी के साथ। सर, ये छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं, पक्षी हैं जो एक देश से दूसरे देश तक 7 समुंदर पार करके पहुंचते हैं, तो ये कैसे मूव करते हैं, कैसे जाते हैं? क्या इनके पास कोई नेचुरल नेविगेशन सिस्टम होता है या क्या कुछ ऐसा? अच्छा, पहले आपको मैं 2 इम्पोर्टेंट डेटा बता दूं माइग्रेशन के विषय में। जी। एक चिड़िया है जिसकी नाम है आर्कटिक टर्न। अच्छा। ये आर्कटिक टर्न एक ऐसी बर्ड है जो आर्कटिक पोल से, एक पोल से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जी। जाती है और वापस आती है। ओके। तो ये लॉन्गेस्ट माइग्रेशन रिकॉर्ड है आर्कटिक टर्न का। अच्छा। और ये एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये आर्कटिक टर्न बर्ड मैंने भी देखा है। कैसे? क्योंकि ये जब क्रॉस करती है तो कई शहरों के ऊपर से या कुछ स्टॉपओवर्स लेती है। तो कुछ साल पहले ये मुंबई आई थी और मुंबई के डॉक्स में, सासुन डॉक्स में ये चक्कर लगा रही थी जहाँ पे फिशिंग कॉलोनीज है, उसके ऊपर चक्कर लगा रही थी। तो मुंबई में एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे बर्ड वॉचर्स हैं, तो उन्होंने इसको रिपोर्ट किया। पूरे देश के जितने लोग हैं सब उस आर्कटिक टर्न बर्ड को देखने गया, मैं भी गया और हमें वो चिड़िया दिखी। ये तो एक है कि बर्ड कितना लंबा जा सकता है। हमारे देश में जो बर्ड्स आते हैं उसमें कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो हिमालयस के ऊपर से क्रॉस करके आते हैं, जैसे बार हेडेड गूज हुआ। और एक बर्ड ऐसा भी है जो जिसकी रिकॉर्ड है जो 11 दिन लगातार
अच्छा, नॉन स्टॉप फ्लाइट लिया है, 11 डेज नॉन स्टॉप, कहीं और कोई स्टॉपेज नहीं। कोई स्टॉपेज नहीं, ठीक है। जी। और इसकी मतलब जो आपकी डिस्टेंस है, ये मेरे ख्याल से आपका था 13,560 किलोमीटर, कंटिन्यूअस। 13,560 किलोमीटर नॉन स्टॉप 11 डेज। और ये बर्ड है बार टेल्ड गॉडविट। तो चिड़िया भगवान का बनाया हुआ क्रिएशन है, इसकी क्या क्या सिस्टम्स है, आप सोचो कितना ये अपने आप को तैयार रखता है और क्या एबिलिटी रखता है, और आप उसके बारे में जानकारी लोगे तो आपको ऐसे तथ्य मिलेंगे। जी। तो ये एक है। तो आप जो कह रहे थे कैसे मूव करते हैं, तो जो माइग्रेशन होता है, जो हमारे यहाँ की बात करें, हमारे यहाँ पे जितने भी प्रजाति आते हैं सेंट्रल एशिया से आते हैं ज़्यादातर, तो ये माइग्रेशन से पहले तैयारी करते हैं। जैसे हमें मालूम है कि अब ठंड चली गई, गर्मी आ रही है, तो हम अपने स्वेटर पैक कर लेते हैं और हाफ शर्ट या शॉर्ट स्लीव शर्ट्स निकालते हैं, गर्मी की तैयारी करते हैं। माइग्रेशन भी कुछ इस तरह की है, जो मदर्स होते हैं वो अपने बच्चों को तैयारी करते हैं। ये लोग जानते हैं कि अब हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ने वाली है, हम ग्रेन्स और हमें फूड नहीं मिलेगा, और जो वाटर बॉडीज़ है फ्रोज़न हो जाएगा, तो हम ना मछली ले पाएंगे ना ग्रेन्स। तो हमें अब ऐसे जगह जाना है जहाँ मौसम अच्छा हो और खाना भी खूब मिले। तो ये तैयारी करते हैं, बहुत फीडिंग करते हैं, फीडिंग करके अपने बॉडी में फैट इकट्ठे करते हैं, एक तरह के पेट्रोल भरते हैं, ईंधन भरते हैं, क्योंकि जब विंग्स फ्लैप करते हैं तो एनर्जी कंज्यूम होता है, तो इसको वो यूज़ करते हैं। और जब उड़ते हैं, उड़ने के बाद इनको जो स्टॉप्स दिखता है ऊपर से, क्लीन ग्रीन ग्रास या वाटर, वहाँ पहले उतरते हैं, कुछ दिन रुकते हैं। इनकी भी टीम लीडर्स होते हैं, एडल्ट्स होते हैं जो बहुत बार पहले आ चुके हैं, वो होते हैं, तो उनके साथ ही उतरते हैं। अगर वो सेफ हैबिटेट रहता है तो वहीं पे कुछ महीनों तक रहते हैं। अब ऐसा है, बर्ड्स कुछ रात को फ्लाई करती है, कुछ दिन में फ्लाई करती है। इनका कुछ बर्ड्स का एक हम बोलते हैं नेचुरल नेविगेशन सिस्टम है। कुछ बर्ड्स का ऐसा मतलब बायोलॉजिकल उनका प्रेजेंटेशन एक है, उन पे एक राइट आई में बोलता है, एक प्रोटीन होता है जिसके थ्रू से ये मैग्नेटिक एक फील्ड को, अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस को फॉलो कर सकता है। कुछ बर्ड्स में ये है। दूसरा, ये रात को जब जाती है तो ये स्टार्स को फॉलो करते हैं, जैसे ध्रुव तारा है, पोल स्टार, तो उसको फॉलो करते हैं। दिन में इनके पास एक होता है जेनेटिक, मतलब लास्ट ईयर आया था मदर के साथ या खुद आया था, तो उसी जोग्राफिकल लैंड पैटर्न, जैसे हम 10 किलोमीटर गए तो हमें एक समुंदर मिलेगा, इनको मालूम है समुंदर क्रॉस करने से पहले एक आइलैंड मिलेगा, तो उसी में लास्ट ईयर आया था, उसी में उतरेंगे। तो कुछ होता है पहले से क्लियर होता है। दूसरा जो आपका बोलता है मैग्नेटिक, ये है कंपास। और सबसे बड़ा होता है जो सन साइंस है, सन एंड मून स्टार्स, उसको फॉलो करते हैं। और सी का जो माइग्रेशन होता है उसमें ओल्फैक्टरी बोलता है, यानी उनको स्मेल आता है कि कहाँ पे मछुआरा फिशिंग कर रहा है, तो वो उसका स्मेल से फिर उस एरिया पे पहुंच जाता है, वो सी माइग्रेशन का होता है। तो ये नेविगेटिंग फैक्टर्स इस तरीके से। इस तरीके से। अच्छा सर, हमारे यहाँ जो पक्षी आते हैं बहुत सारे, तो कौन कौन से प्रमुख पक्षी हैं जो भारत में आते हैं? करेक्ट। और किन किन प्रमुख देशों से यहाँ पर आ रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे यहाँ मेनली जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, ज़्यादातर बर्ड्स विंटर माइग्रेटरी है जी। और इसमें एक बड़ी संख्या है डक्स जी, जो पानी में आती है, पानी में उतरती है और पानी में रहती है। और एक और जानकारी मैं दे दूं, हमें लगता है कि जो बतख पानी में है वो मछली खा रहे हैं, वो नहीं खाते। वो खाते हैं जो पानी में एक वेजिटेशन होता है, जैसे घास होती है लैंड में, उसमें होता है वाटर वीड्स होते हैं, उसको वो खाते हैं। और वो कहाँ होती है? साफ पानी में, जहाँ पे आपका ऑक्सीजन कंटेंट अच्छा हो। अगर उसमें गंदगी हो, काला गंदा केमिकल वाला पानी हो, तो वो वीट ग्रो नहीं करेगी, तो आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स को खाना नहीं मिलेगा। हाँ, जो फिश खाती है वो कॉर्मोरेंट्स होता है, वो मछली खाने वाली चिड़िया है। तो ये जो हैबिटेट्स है इसमें बर्ड आते हैं और ज़्यादातर डक स्पीशीज़ है। और जो माइग्रेशन पैटर्न होता है, जो ज़्यादा बर्ड्स आते हैं वो सेंट्रल एशिया रीजन से आता है, यानी हिमालयस के बाद जो एक मंगोलियन एरिया है, साइबेरियन प्लेटू बोलते हैं, उस एरिया, सेंट्रल एशिया, रशिया, साइबेरिया, जहाँ पे
टेम्परेचर्स -50 -60 तक चले जाता है। टेम्परेचर माइनस चला हाँ, जाता है चले वहाँ जाता से। है, उनके लिए कुछ है ही नहीं खाने के लिए, तो वो फ्लाई करके इंडिया आता है जो थोड़ा ट्रॉपिकल कंट्री है, और वो हमारा पूरा साउथ इंडिया श्रीलंका तक जाती है, और उनका कुछ फिक्स जगह है, तो हम तो शहर में नहीं देख पाएंगे। हाँ, शहर के अंदर भी हम माइग्रेटरी बर्ड्स देखते हैं, आपके कैंपस में भी है, एक छोटी बर्ड है, वो उसे बोलते हैं वैकटेल, बैकटेल। वाइट वैकटेल होती है, वो ग्राउंड बर्ड्स होते हैं, जी। कीड़े वगैरह खाने आते हैं, तो इस तरह से बर्ड्स आते हैं। तो इसमें कुछ कॉमन डक्स है जो हमें रामगंगा नदी बरेली के आसपास पानी में दिखता है, जो कॉमन टील्स है, और रेड क्रेस्टेड पोचर्ड है, आपने देखा होगा जब आप नानकमत्ता जाते हैं तो एक लाल सिर वाला पोचर्ड है दिखती है, और बार हेडेड गूज, ये सब दिखती है। लेकिन ज़्यादातर यही बर्ड्स है, वाटर बग्स और आपका नॉर्दर्न पिनटेल है, यही सब ज़्यादा दिखती है। जी। और ये तो आपका सेंट्रल एशिया हुआ। जो हमारा यूरोपियन कंट्रीज़ है और अफ्रीका, यहाँ से भी बर्ड्स आते हैं। और जैसे आप देखोगे बी ईटर्स, जी। एक तो रेसिडेंट बर्ड है एशियन ग्रीन बी ईटर, लेकिन जो बाकी बर्ड्स है जैसे ब्लू टेल्ड बी ईटर और ककूज है कुछ, ये सब बार्न स्वैलो है, ये अफ्रीकन रीजन से आती है। फ्लेमिंगोज हाँ। जो मुंबई को पूरा पिंक कर देती है, जी। आपने फोटो देखा होगा, राजस्थान में इनकी बहुत बड़ी, गुजरात में बहुत बड़ी कॉलोनीज होती है फ्लेमिंगोज, ये आते हैं, ये सब अफ्रीकन बर्ड्स होता है। और एक बर्ड है अमूर फैल्कन, जो इंडिया को क्रॉस करती है, नागालैंड में घुसती है, इंडिया को बाइसेक्ट करते हुए अफ्रीका जाती है और वापस सेंट्रल इंडिया से जाती है। तो इस दौरान सब बर्ड वॉचर्स इसको ट्रैक करते हैं, इनकी फोटो लेते हैं। तो ये माइग्रेशन पैटर्न्स है। जी, जी। सर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की इस बार की थीम क्या है और उसका महत्व क्या है, इसके बारे में बताएं। अच्छा, एक्चुअली वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये मई महीना की सेकंड सैटरडे में मनाया जाता है पूरा वर्ल्ड में। अब की बार शायद 9 तारीख पड़ा है, 9th में सेकंड सैटरडे। तो हर साल एक थीम बनाया जाता है। तो इस साल का थीम है एवरी बर्ड काउंट्स, योर कंट्रीब्यूशन मैटर्स। तो जैसे मैंने पहले भी आपसे बता रहा था कि आप आज के डेट में इस परिस्थिति में कहीं भी वर्ल्ड में हो, तो आप अभी देखिए परिस्थिति कहीं बदल गया है, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं पे गर्मी का मौसम पहले आ गया, कहीं जोरदार वर्षा हो रही है, या कहीं पे स्नोफॉल हो रहा है, और जो कि एक हमारा जो स्टैंडर्ड सीजन कॉन्सेप्ट था अब उसमें नहीं चल रही है, डिस्टर्ब हुआ है। हाँ, तो ये जरूरी है कि आज के डेट में आप कौन कौन सी चिड़िया देख रहे हो। कई चिड़िया ऐसा है जिसको देखने से आपको वहाँ की वातावरण या वहाँ की स्वच्छता या वहाँ के मौसम के बारे आपको संदेश मिल जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कोयल का आना, तो गर्मी आ रही है तो कोयल बोलेगी। तो इसलिए इस साल का थीम है कि योर कंट्रीब्यूशन काउंट्स, एवरी ऑब्जर्वेशन काउंट्स, यानी आप देखो और रिपोर्ट करो। तो वो उसकी वो डेटा कलेक्ट करेंगे। माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे यहाँ रेसिडेंट बर्ड्स है, और अभी भी जब हम बातें कर रहे थे तो मैं आपको लेसर वाइट थ्रोट की बात कर रहा था कि एक छोटी चिड़िया है जो ये सूखे पेड़ों की कीड़े खाते हैं, तो उसकी आवाज़ हम पहचान गए। और अभी भी कई तरह के सैंड पाइपर्स है, वेडर्स बोलते हैं, जो पानी के अंदर नहीं रहते हैं, किनारे पे रहते हैं, वो भी हमने अभी देखा पानियों में है। तो ये जैसे ही और तपिश आएगी यहाँ पे तो ये वापस चले जाएंगे। और ये कहाँ जाएंगे? सेंट्रल एशिया, यानी इंडिया क्रॉस करके साइबेरियन रीजन में वापस जाएंगे। वहाँ से आई थी, नॉर्मली अक्टूबर या सितंबर महीने में आई थी, अब ये जाएगी। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का मतलब यही है कि आप एक खास दिन पे अगर सारे लोग या जितने भी पक्षी प्रेमी हैं, नेचर प्रेमी हैं, अगर डेटा दे कि क्या क्या चिड़िया दिख रहा है, तो उसमें माइग्रेशन जो स्टडीज होता है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। सर, जो प्रवासी पक्षी हैं वो केवल सुंदर दिखने के लिए ही नहीं आते हैं, हमारे पर्यावरण के लिए भी जरूरी है। क्यों, कैसे सर? ऐसा है, जैसे हम जानते हैं जो हमारे स्थानीय पक्षी हैं, इनका और चाहे प्रवासी पक्षी हो, दोनों का ही रोल होता है। जैसे पेस्ट कंट्रोल, ये आते हैं, कुछ पक्षी तो आपके जल में से वीड्स खाते हैं, और कुछ हैं जो कीड़ों को खाते हैं। तो ये एक नेचर का जो इकोसिस्टम है, इसकी एक बैलेंस है जी। अगर आप रोडेंट्स या कीट मकोड़े ये सबको नहीं, इसकी साइकिल में इसकी अगर रहेंगे तो इसकी बढ़ोतरी होगी, तो हमारे लिए मुश्किल है। तो नेचर ने ऐसा सिस्टम ही बनाया है कि ये आके पेस्ट कंट्रोल करे। फिर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होता है।
न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का मतलब है कि जो बर्ड्स जो फीड करते हैं उसका जो ड्रॉपिंग्स होते हैं वो कई जगह जो गिराते हैं तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो उस जगह को फिर रिसाइकिल करते हैं रिसाइकिल और उसको अच्छा बनाता है, फर्टाइल और मोर एक्टिव, कि वहाँ और ट्रीज हो या उसकी तरह और वेजिटेशन वहाँ बढ़े। दूसरी है रिगार्डिंग सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल मतलब आप जानते हो कई सारे चिड़िया है, अब हर चिड़िया तो कीड़े नहीं खाती है, कुछ है जो फल खाती है। फल खाने के बाद उसका जो बीज होता है वो गिराते हैं, डिस्पर्स होता है। पॉलिनेटर्स होता है, छोटी बर्ड्स। आप देखो जो छोटी बर्ड्स है वो एक फ्लावर से वो कुछ नेक्टर लेके दूसरे फ्लावर में जाते हैं तो उसकी वो पॉलिनेशन होता है, तो उसको बोलते हैं पॉलिनेटर्स। और उसके बाद पेस्ट कंट्रोल हो गया, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो गया और सीड डिस्पर्सल। एक बीज यहाँ से वहाँ जो ले जाती है वो बर्ड्स के द्वारा होता है, तो फिर वहाँ फिर नया प्रजनन होता है, एक नया फिर उनकी ट्रीज का कवर वो होता है। तो इस तरह का बर्ड्स जो है वो हेल्प करते हैं जी हम लोग को, ह्यूमन बींग्स को या और सिस्टम को मैनेज करने में। क्या चुनौतियाँ रहती हैं पक्षियों को फिल्माते समय या उनके बारे में चीज़ें जानने, क्योंकि नई जगह होती हैं कई हर जगह, तो कैसा क्या रहता है? ठीक है, ऐसा है कि पक्षी जब आप कहीं पे देखने जाते हो तो या तो वो एक सार्वजनिक स्थल होगा, कोई पार्क होगा, उसकी चुनौती अलग है खास करके इन दिनों। और अगर आप कोई जंगल में जाओ तो हमेशा यही रखना चाहिए हम लोग को ख्याल कि हमें स्थानीय गाइड या उस पार्क में या फॉरेस्ट में वहाँ की गाइड लेके जाओ, क्योंकि जब आप किसी जगह जाते हो जहाँ जंगली जानवरों की खतरा है तो आपको यू हैव टू टेक प्रॉपर प्रिकॉशन। अब जो शहरों के अंदर जो पार्क वगैरह में जाते हो तो उसमें मुझे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स है जो आपको मैं बताऊंगा। जैसे एक बार मैं सुबह एक शहर की हमारी एक पार्क में गया था बर्ड्स का फ़ोटो खींचने, तो बर्ड से ज़्यादा वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स थे तो मैं जहाँ भी बर्ड देखता था उसके इर्द गिर्द कोई बच्चे होंगे, बैठे होंगे, बातें कर रहे होंगे, तो उनको हमेशा ये लग रहा था कि ये आदमी हमारा तस्वीर खींच रहा है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि कोई लंबी सी लेंस लेके कोई आया तो ये पत्रकार होगा। तो हमारे साथ एक बार ये हुआ कि कुछ यंगस्टर्स आके हमें घेर लिए और हमारा मतलब इसको बोला फोटो डिलीट करो बिना देखे। तो हमने कहा आपकी फोटो तो है ही नहीं, मैं डिलीट क्या करूं? तो वो बोला नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा, क्यों आप फोटो ले रहे हो हमारा। उनको हमें बहुत टाइम लगा समझाने कि मैं बर्ड फोटोग्राफर हूँ, उनको एक एक फोटो दिखाया तब जाके वो माजन। इसी तरीके से जब मैं एक बार किसी रामगंगा रिवर के पास एक गांव के पास में गया था विंटर में, कुछ बर्ड्स और रैप्टर्स के फोटो यहाँ पे तो अकेला ही मैं जाता था, बहुत पहले की बात है। तो वहाँ के जो लोग हैं जो मेरे ख्याल से जमीन का इलीगल कुछ काम करते हो, तो उन्होंने बड़े बड़े कुछ नहीं करेंगे वो भाई, बंदूक लेके हमें घेर लिए। तो हम तो शहर के पर्सन है, हमें उतना आइडिया नहीं था कि इस तरह का इंसिडेंट भी होगा। तो फिर वो हमसे क्वेश्चन किए, हमें थ्रेटन किए कि कैमरा छीन लूँगा। तो हमने उनको समझाया, फिर उनको डाउट हुआ कि शायद ये कहीं और से आया है, कुछ और कर रहा है। तो हमें रामगंगा पुलिस चौकी पोस्ट में ले आए बाइक में। और फिर मैंने उनको समझाया, तो फिर उनसे हम बताया कि हम बर्ड वॉचर हैं, तो उनको समझ में आया नई चीज़ थी। तो ये सब होता है। और एक बार पीलीभीत के जंगलों में जहाँ मैं बहुत बार जा चुका हूँ, तो वहाँ भी एक्चुअली क्या है, बहुत पोचिंग होता है। तो उन लोगों को बताया जाता है वन विभाग से कि जरा भी कोई गतिविधि तुम्हें डाउटफुल लगे तो डीएफओ को या उनके ऑफिस में या रेंजर को बता देना। तो जब मैं फोटोग्राफी कर रहा था जंगलों में, माला रेंज में, तो उन दिनों में कुछ लोग आए और अचानक वन विभाग के गाड़ी उड़ी सब आ गए, और मैं कैमोफ्लेज ड्रेस में था। तो उन्हें लगा ये पक्का कोई शिकारी होगा, कुछ होगा और हमारे जंगलों में कुछ कर रहा है। तो हमें फिर ले जाया गया डीएफओ ऑफिस, वहाँ पे हमने अपनी पहचान बताई, तो फिर वो बोला अरे सॉरी सर, हम आपको जानते नहीं थे। तो इस तरह की होती है चुनौतियाँ। तो बेस्ट होता है कि आप अपना परिचय दो और जगह देख के फिर तय करो कि हमें क्या क्या करना चाहिए। सर, देश विदेश में आप विभिन्न जगहों पर जाते रहते हैं, पक्षियों को आपने शूट किया है,
क्या इस दौरान ऐसी कोई घटना या कोई ऐसा पक्षी जिसने आपके सोचने का नजरिया बदल दिया हो? तो इसमें ऐसा है कि जब हम चिड़िया देख के लौट रहे थे नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट में, तो जैसे कई लोगों को मालूम होगा कि अभी भी कुछ हमारे देश में ऐसे प्रांत है जहाँ पे बर्ड हंटिंग और चिड़ियों को मारना या उन्हें खाना बहुत कॉमन बात है। और बहुत सारे एनजीओज और वहाँ के लोगों को बहुत बोला गया है और उनको जागरूक किया गया है। अब वही लोग बचाते हैं हंटिंग से ताकि उनकी संरक्षण हो सके। तो एक बार हमें याद है, हम लोग जो चिड़िया देखने गए थे वहाँ के लोगों को लेके, और दिन भर मेहनत करने के बाद हम लोग बहुत खुश थे कि हमें अच्छी फ़ोटो मिल गई उस स्पीशीज़ का। लेकिन जब हम आ रहे थे तो हमें लाइन से ज़मीन पे उन्हीं चिड़ियों का मरा हुआ चीज़ देखा जो वो रखे हुए थे और उसे बेच रहे थे खाने के लिए। तो हम लोग को बहुत ही तकलीफ़ हुआ। जो हमारे साथ गाइड था वो भी निरुपाय था, वो क्या करता। लेकिन हमें बाद में आज खुशी है कि वही सब गांव में बहुत जागरूकता बनाया गया है। अब क्या होता है, बर्ड वॉचर्स वो गांव के वहाँ पे जैसे टोल टैक्स होता है उनको भी डेवलपमेंट हो, क्योंकि आप किलिंग बंद करोगे तो करोगे क्या। तो उनका एक फंडिंग बनाया गया, उन पे कंट्रीब्यूशन करते हैं लोग और फिर हम उन्हीं को लेके आगे जाते हैं उनके परमिशन लेके। तो इस तरह की तो ये कहना है कि आप सिर्फ अच्छी फ़ोटो की खोज मत करो, आप थोड़ा ध्यान इसमें भी दो कि उसका कंजर्वेशन हो रहा है या नहीं। और कभी कभी अगर आपके कोई संस्था कोई फंडिंग चाह रहा है तो आपसे हो सके तो 500-1000 रुपया भी आप दो तो उनका काम होगा। क्योंकि कई सारे ऐसे संस्था है जो बड़ी कंपनियों से तो लेता ही है, हम लोग जैसे बर्ड वॉचर से भी लेता है। और कोई भी आप आजकल गांव में जाओ या कोई आप सैंक्चुअरी जाओ तो वहाँ पे आजकल सरकार क्या की है, लोकल स्थानीय लोगों का जैसे पंचायत है या कुछ, उन लोगों को बैठा के रखा है कि उनकी आमदनी हो उनसे। तो इस तरह का चीज़, तो ये किलिंग ऑफ बर्ड्स ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अनुभव रहा और हम चाहते हैं कि ऐसा आगे ना देखना पड़े। तो शहरीकरण बढ़ रहा है बहुत तेजी से आजकल, और जो हम देख रहे हैं हमारे नियर बाई जो झीलें हैं, वेटलैंड्स हैं, वो भी बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं, सूख रहे हैं। तो इन मेहमान पक्षियों के आवागमन पर क्या इसका कोई असर पड़ रहा है? असर तो ये पड़ रहा है कि जो चिड़िया आपको पहले आसानी से, एक मान लो एक वेटलैंड है और वेटलैंड के आसपास खेती हो रही है, वेटलैंड में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अब आपने खुद कहा अगर वेटलैंड्स नहीं है रहा तो चिड़िया तो रहेगी नहीं। और अगर वेटलैंड है और आप उसमें अपने गाय भैंस धुलवा रहे हो और अगर आप उसमें मछली पकड़ रहे हो या उसमें आप उसकी पानी सूख गई और नया उसमें पानी नहीं आया, तो कोई भी प्रवासी पक्षी जो बाहर से आती है वो वहाँ बैठ ही नहीं सकती है, क्योंकि ये नेचर बाय नेचर शाई होता है। जो आप एक तालाब में बहुत सारे बर्ड्स देखोगे, जो तालाब के एज में होगा वो स्थानीय पक्षी होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ है, वो उससे यूज टू है। क्योंकि जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो तालाब के बीच होगा, ह्यूमन बीइंग से दूर, उसकी फ़ोटो आप कैमरा से ले सकते हो। तो वो चीज़ आपको समझना है कि जितना आप रैपिड अर्बनाइजेशन कर रहे हो, तो अगर आप शहर में कुछ जैसे सरकारी कुछ बोलते हैं वेटलैंड्स जो उनके चिन्हित है, आपने देखा होगा अब गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है कि जो हमारे वेटलैंड्स थे वो कहाँ गए, उनको हमें चिन्हित करके उनको बचाना है। तो जो एनजीओज है, WWF वगैरह, वो लोग काम कर रहे हैं, उसमें पानी भी छोड़ा जा रहा है। तो अगर ये सब दोबारा जीवित हो जाए और अगर हम इस पे चारों तरफ से बिल्डिंग या इसको पार्ट ना दे, तो हो सकता है कुछ सालों बाद अनडिस्टर्ब्ड अगर हैबिटेट रहा तो माइग्रेटरी बर्ड्स फिर से दिखने लगेगी। जी बिल्कुल। सर, प्रवासी पक्षी भारत के किन हिस्सों को या फ्लाईवेज को ज़्यादा पसंद करते हैं? ओके, ऐसा है जैसे हमारे हाईवेज हैं, बर्ड्स के भी फ्लाईवेज होते हैं। तो जो मेन इंडिया का जो सेंट्रल सेक्शन है वो फ्लाईवे का नाम है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। अच्छा। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे यानी हमारा इंडिया को नॉर्थ से साउथ तक जोड़ती है, कंट्री को ही पूरा कंप्लीट करती है। और ज़्यादा बर्ड सेंट्रल एशिया से इसी फ्लाईवे को यूज़ करती है और साउथ इंडिया तक पहुंचती है, जहाँ जहाँ उनका मेन एरियाज है सेटलिंग का। दो और हाईवेज है, एक है ईस्ट एशियन हाईवे जो कि कोस्टल एरियाज को कवर करती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, और फिर वेस्ट बंगाल और साउथ के कुछ हिस्से को, और वो ऑस्ट्रेलिया तक जाती है। तो दैट इज ईस्ट एशियन हाईवे। और सिमिलरली अगर आप इधर मुंबई राजस्थान तरफ देखो, गुजरात,
तो एक वेस्ट स्टेशन हाईवे है, जी यहाँ पे जो बर्ड्स क्रॉस करते हैं ये इंडिया को टच करते हुए ये अफ्रीकन कंट्रीज में वहाँ जाते चलिए हैं या उधर से आते हैं। तो ये 3 हाईवेज है, सेंट्रल एशियन हाईवे, ईस्ट एशियन हाईवे और वेस्ट एशियन हाईवे। लेकिन सेंट्रल एशियन हाईवे इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड वन और इसमें कई जगह पे इनकी ठहराव होती है और जी। रिपीटिंग माइग्रेशन इनका स्टेटस होता है। प्रकृति की ये एक अनुपम व्यवस्था है कि मतलब किस तरह से पक्षी भी, ये हमारे पास तो जीपीएस है, गूगल मैप है और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन पक्षियों के लिए देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था बना बहुत रखी है बहुत प्रकृति है। ने। और ये फ्लाईवेज में अगर आप कोई रुकावट डालो, जैसे अगर मान लो कल तक यहाँ पे कोई बड़ा टावर्स नहीं जी, था या जी ट्रांसमिशन लाइंस की टावर्स नहीं था, अगर आज आपने इरेक्ट कर लिया तो उनकी पैटर्न में भी चेंज हो जाता है। मैंने ऐसे ही एक रिपोर्ट की थी सर हम्म, अपने रिपोर्टिंग के दौरान। हम्म, उसमें पक्षी जो आजकल हाईवेज पे सर ये बहुत तेज़ लाइटें लगाई जा रही हैं एलईडी की, तो वो देखने में बहुत चमकीली लगती हैं। तो जो बिल्कुल। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कुछ पक्षी रात में ट्रेवल करते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके लिए बड़ा असमंजस की स्थिति हो जाती बहुत है बहुत रोशनी देख करके। बहुत तो बहुत। ये जब मैं रिपोर्ट कर रहा था सर, तो बहुत चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई और बड़ा दुखद भी रहा कि हाँ। उनका पूरा नेविगेशन सिस्टम बिगड़ जा रहा था। बिल्कुल उनका प्रजनन क्षमता, उनके फीडिंग की और उनकी आने जाने की सारी टाइमिंग प्रभावित हो रही थी बिल्कुल। इससे। तो इसके लिए वही है कि आजकल जो स्टडीज़ हैं और जो यंगर जनरेशन है न्यू आइडियाज़ जी। अडॉप्ट करते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे देहरादून में एक नया हाईवे बना है जिसमें वन्यजीव हाईवे को यूज़ करेंगे। जी, जी, बहुत वो और अच्छा बना है। उसकी शायद कुछ फुटेज भी आया है कि एक डियर का वो जाते झुंड हुए। क्रॉस कर जी। रहा है। तो इस तरह का चीज़ करने से तो अच्छा है। और जो कॉन्शियसली हम अगर कोशिश करें पैटर्न्स को जो स्टडी करते हैं जी। कि उनके रास्ते में जैसे आपने कहा लाइट्स की कोई डिस्ट्रैक्शन ना रहे जी। और कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन ना रहे। कोई बड़ा निर्माण न करा दे जो बिल्कुल है। ये इसके पहचानने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल जो भी इसके बिल्कुल। लिए विशेषज्ञ हैं उनके अनुभवों को, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। स्टडीज़ को ओके, सरकार और या जो भी जरूर संभावित जरूर उसको जिम्मेदार करना लोग है। हैं उन्हें देखें। बिल्कुल। सर, प्रवासी जो पक्षी है उनकी रिंगिंग और उनकी ट्रैकिंग को लेकर जो है भारत हाँ। की अभी स्थिति क्या है? अच्छा, ये एक्चुअली जो टैगिंग होता है जी। कई सारे चिड़ियों में आपने देखा होगा बायां या दायां पाँव में एक छोटी सी फ्लैप लगा दिया जाता है, उसे कहते हैं टैगिंग। और रिंगिंग तो आप जानते हो, पाँव में ही एक रिंग लगा दिया जाता है या कान के पास फेदर्स में कहीं पे कॉर्नर में रिंगिंग होता है छोटा। तो इसमें सब टैग्स होता है। कुछ होता है मॉनिटरिंग करने के लिए कि जैसे कामूर फैल्कन है, वो नागालैंड से गया, अफ्रीका गया, वापस आया, आज के डेट में कहाँ कहाँ है। तो कुछ ट्रांसमिशन सिग्नल्स आते हैं, उससे जो रिसर्चर्स है वो फॉलो करता है। और कुछ है खाली टैग लगा के छोड़ दिया। जैसे अभी मैं हाल का ही एक घटना बताऊँ, इन दिनों में वेस्ट बंगाल में कोलकाता से दूर सुंदरबन का एरिया में पातगुनिया करके एक जगह है, उस कोस्टल एरिया में आज मेरे ख्याल से 25 दिन हो गया, एक स्पून बिल्ड सैंड पाइपर आया है जो मेनली थाईलैंड की स्पीशीज है। वो बहुत रेयर बर्ड है और पूरे वर्ल्ड में अभी 400 के आसपास उनकी संख्या होगी। अच्छा। उसमें से 3 बर्ड वो इन दिनों 25 दिनों से वहाँ दिख रहा है। पूरे इंडिया के जितने भी बर्ड वॉचर्स है सब जाके उसकी फोटो लिए और उन तीनों में एक के पास एक बैंड है लगा हुआ। तो वो बैंड आप आइडेंटिफाई करोगे और भेजोगे कहीं तो उसका डिटेल आ जाएगा। और ये पता चला कि ये 2025 में लास्ट ईयर इसको सेंट्रल एशिया में कहीं पे टैग किया गया था, तो ये 2026 में सुंदरबन आया। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा होता है। जी। इंडिया में टैगिंग और रिंगिंग का काम ऑफिशियली BNHSC करती है, दैट इज़ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। उनके इसके स्किल्ड उनके टेक्नीशियंस हैं, डायरेक्टर्स हैं, वही लोग ये काम करते हैं। तो वो कहीं मिस्ट नेट लगाते हैं जहाँ पे छोटे चिड़िया को पकड़ते हैं, फिर रिंग करते हैं और दूसरे चिड़ियों को टैग लगाते हैं, फिर उसकी स्टडी करते हैं। जी। और इसका मेन कुछ स्टेशंस है रिंगिंग का, वो भी बता दूँ। एक है पॉइंट कैलीमर, ये साउथ इंडिया में है, एकदम टिप में है तमिलनाडु पे। और एक है आपके महाराष्ट्र में इस तरफ और एक है राजस्थान। तो अलग अलग एरियाज़ में जहाँ से एंट्री पॉइंट है। और इन दिनों में कुछ दिन पहले से स्टार्ट हुआ है भागलपुर, एक अच्छा। सेंट्रल इंडिया का भी बना दिया, जी। क्योंकि भागलपुर भी एक सेंट्रल एशियन हाईवे का एक बहुत बड़ा स्टॉप ओवर प्लेस है। तो ये सब जगह में बर्ड्स की टैगिंग और रिंगिंग होती है। जी। क्या जलवायु परिवर्तन का पक्षियों के आने जाने पर, उनके प्रवास पर, उनके
प्रजनन क्षमताओं पर क्या इसका कुछ असर पड़ रहा है या क्या हाँ, अच्छा या बुरा क्या बहुत पड़ रहा असर है? पड़ रहा है। जैसे हम सब जानते हैं, पहले हम लोग 4 या 3 सीज़न पे बिलीव रखते थे और करीब-करीब एक डेट भी फिक्स होता था कि इस तारीख से विंटर आ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे ही शहर में अप्रैल महीने की 10 तारीख जी, तक जी। भी बारिश हुई बारिश होती रही। और ठंड रही और हमें पंखों की भी ज़रूरत नहीं जी, पड़ी, जी। जो कि एक बहुत असाधारण घटना जी। थी। परसों हमारे अभी जैसे पश्चिमी यूपी में पूरा बारिश आंधी बारिश हो सब गई हुई। और कुछ दिन पहले हिमाचल में फिर बर्फबारी हुई और नैनीताल वगैरह में होता है, तो हमारे यहाँ तो ठंड होता ही हो है। ही जाती है। तो इस तरह का क्लाइमेट चेंज का ये सब इफेक्ट्स है। होता क्या है कि बर्ड्स जब ये मान के चले कि अब हमारे यहाँ पे, अब इंडिया में अब ठंड खत्म हो गई और गर्मी बहुत है, ये मान के वो आए जी। और देखे यहाँ खूब बारिश और बर्फबारी हो सही। रहा है, तो उनका सिस्टम में सब पूरा गड़बड़ हो सिस्टम जाएगा। बिगड़ जाएगा। कुछ बर्ड्स होता है जो नॉर्थ से साउथ और साउथ से ऊपरी हिस्सा में जाते हैं बर्ड अपने भोजन के जी। खोज में। तो अब अगर ऊपरी हिस्सा में कुछ क्लाइमेट चेंज आ गया, तो उनके लिए जब वो ऊपर शिफ्ट करते हैं तो उनको लगेगा हैबिटेट, या तो हम पहले आ गए। कुछ लोग यहाँ, अगर मान लो अभी गर्मी हम हर साल बोलते हैं 1 डिग्री या आधी डिग्री बढ़ रही है, तो हम जो बोलते थे, नॉर्मल स्टेटमेंट देते थे कि मार्च के महीने में होली के बाद ये माइग्रेटरी बर्ड्स वापस जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगले कुछ सालों में अगर टेम्परेचर 40 प्लस हो जाए, तो हम देखेंगे कि फरवरी के बाद ही माइग्रेटरी बर्ड्स वापस चलेंगे। तो इस तरह का चेंजेस बर्ड का पैटर्न अभी 1-2 दिन में सर, अभी 1-2 दिन में बांदा में अभी परसों 40 एबव था, अपने बरेली में कल 40 था, तो ये अचानक से चीजें हो रही हैं। लेकिन इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगा, फिर पक्षी प्रेमी और नेचर प्रेमी को फिर ये बात को समझना होगा कि आप एज इंसान, हमें अगर कोई 50 बोल दे तो हम एसी के अंदर घुस जाएंगे, घर के में हमारे 2-3 एसी ऑन कर देंगे, हम तो सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन जो चिड़िया है या जानवर है, उनका सोचना पड़ेगा, उनका क्या होगा, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। तो इसके लिए NGOs हैं, पक्षी प्रेमी और नेचर प्रेमी हैं, ये जो चीज़ जानते हैं उसके संरक्षण में काम दे। बिल्कुल। वैसे तो सर ज़्यादातर प्रवासी पक्षी आम इंसानों से तो दूरी ही बना के रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके फ्लाईवेज के रास्ते में अगर कहीं कोई वो रुकते हैं, जैसे आप चर्चा कर रहे थे, उस दौरान लोग दाना डाल देते हैं या कुछ भी खाने पीने के लिए जो हम आम इंसान खाते हैं। तो क्या कितना ये सही है और क्या ये हार्मफुल है उन पक्षियों के लिए, कैसे इसके बारे में आप? बहुत अच्छा सवाल है। जो हम शहर के अंदर पक्षियों के लिए, स्थानीय पक्षियों के लिए पानी का इंतज़ाम करते हैं और दाने का भी इंतज़ाम करते हैं, तो आपको मालूम होगा जो हमारा ग्राउंड बर्ड्स है, स्पैरो है, गोरैया, या आपके कबूतर हैं, पिजन्स, ये सब तो दाने उन्हें खा लेते हैं। लेकिन अगर आप उसमें कुरकुरे डाल दो और चिप्स भी डाल दो, तो कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो उसको भी उसमें आदत लग जाएगा, जो उनकी स्टैंडर्ड फूड नहीं है। बर्ड्स तो कई तरह के होते हैं, कुछ फ्रूट्स खाते हैं, जैसे अगर आप कटा हुआ पपीता डाल दो तो वो उसको खाने के लिए बारबेट्स आएंगे, बड़ी चोंच वाली बर्ड्स होती है, वो खाएंगे। बुलबुल आती हैं, बेरीज खोजते हैं, छोटा छोटा कोई फल हो, बेर हो, ये सब खाते हैं। और आप बिस्किट का टुकड़ा दो तो शहर के जो बर्ड्स हैं उनको बिस्किट खाने का अब शौक हो गया। लेकिन मसालेदार कोई चीज़ दोगे तो उनके लिए वो फिट नहीं है, टेस्ट नहीं है। खास करके अगर वो फीडिंग कर रहा हो तो उनके लिए बहुत खतरा है। जो प्रवासी चिड़िया है, जो आप कह रहे हो स्टॉप ओवर्स में कहीं पे है या बड़े बड़े लेक में है, तो हमने देखा है कई जगह पे, कई स्टेट्स में, जैसे जामनगर में बड़े बड़े लेक्स हैं जहाँ पे हजारों की संख्या में गल्स आती है। और आपने खुद देखा, हमारे जितने भी तीर्थ स्थान हैं प्रयागराज में हमारे, और तो वहाँ पे लोग ऐसे चिप्स, कुरकुरे जो मिलता है देता है, वो गला के खा लेती है। यहाँ तक कि मैंने देखा है जामनगर में सुबह सुबह लोग, जो वो उनको लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सुबह अपने दुकान में जो बचे हुए ब्रेड होते हैं या आटे के गोले और कई तरह के, उनके यहाँ पे, आप गुजरात में आप जानते हो बहुत फेमस है जो स्नैक्स होता है, गठिया वगैरह, भुजिया, वो सब लाते हैं और वो ऐसा फेंकते हैं। तो जो हम बोल रहे हैं माइग्रेटरी बर्ड शाही है, वो आपके हाथों से आके बड़े एकदम चाव से वो सब गाठिया उठिया सब खाते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, हजारों की संख्या में। तो वो गलत है। कुछ दिनों के लिए तो वो खा रहे हैं, फिर उनको आदत पड़ती है, शायद वो बीमार भी होते हैं, तो ये सही नहीं है। उनको नेचुरल फीड, आप उसी एरिया को क्लीन रखो,
उनके बिल्कुल। मतलब का खाना मिलेगा, चाहे वो मछली हो या जी। वाटर फीड हो या आपकी वेजिटेशन हो, बट नॉट दिस फूड। एक आम आदमी कह लीजिए या जिसको पक्षियों के बारे में शौक होता है या नया बर्ड वाचर कह सकते हैं, तो वो अपने आसपास के पक्षियों की पहचान कैसे शुरू करता है? कैसे पहचाने यह पक्षी यहाँ का है या बाहर का है? इसके लिए पहले तो ये है कि अगर आप बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्टेड हैं या नेचर से इंटरेस्टेड है, तो आप अपने फ्री टाइम में, वीकडेज में, हॉलीडेज़ में आप कभी तय करो। कुछ लोग जैसे साइकिलिंग जाते हैं, कुछ पिकनिक में जाते हैं, पार्क जाते हैं, तो आप पहले आप थोड़ा ऐसे जगह जाओ जहाँ पे आप चिड़िया देख सको, थोड़ा ठहराव के साथ। आपको पहले लोकल बर्ड्स दिखेंगे। आप सीरियसली अगर फॉलो करना चाहो तो आप एक बर्ड गाइड खरीद सकते हो, बुक ऑफ बर्ड्स, जो बहुत कम कीमत में नॉर्मल बर्ड्स की डिटेल्स देता है। और आजकल तो मोबाइल में ऐप्स भी है, आप उस ऐप से आप अगर कहीं पे किसी चिड़िया कॉल कर रहा है तो उस चिड़िया की कॉल रिकॉर्ड कर लोगे तो तुरंत आपको बता देगा ये कौन सी चिड़िया है। जैसे ही अच्छा। बताएगा तो आप अपने गाइड पे चेक करो और आप टिक मार्क कर लो कि ये बर्ड हमने आज देखा है। तो एक तो ये कर सकते हो। दूसरा, जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो ठंड में हमारे यहाँ आती है पानी के तालाब में, आपके पास एक बेसिक दूरबीन होना चाहिए, बाइनोकुलर, जो बाइनोकुलर से आप दूर की बर्ड्स को देख सको और देख के आप उसकी पहचान करो और फिर आप जानकारी लो। और दूसरा चीज़ है कि जैसे आप अगर कहीं पे जाते हो बर्ड्स देखने, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, माइग्रेटरी बर्ड्स आपसे दूर रहेगा और जो लोकल बर्ड्स है पास में रहेगा, ज़्यादातर डक स्पीशीज़। और बस आप बर्ड्स को छेड़ो ना। कुछ लोग होते हैं कि पत्थर मारते हैं पानी के बीच में मज़े के लिए, तब माइग्रेटरी बर्ड्स उड़ जाते हैं। तो ये सब ना करो। और चूँकि हमने पहले ही बताया हमारे यहाँ बहुत सारे बर्ड्स हैं और 250 बर्ड्स तो आपके बरेली में ही आते हैं। तो अच्छा। आप सोचो कब तक आप गिनती करोगे और कब तक आप रिकॉर्डिंग करोगे, देखोगे। और जैसे मैंने कहा, वैसे कोई बर्ड वॉचिंग ग्रुप हो, दूसरे शहरों में बर्ड वॉचिंग आपका कैंपेन्स होता है, बर्ड वॉक्स होते हैं, ब्रेकफास्ट विद बर्ड्स। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आगे आप जैसे लोगों के साथ जी। अगर हम थोड़ा मौसम अच्छा हो तो कभी संडेज़ में या हॉलीडेज़ में बच्चे या जो एडल्ट्स हैं जो इस चीज़ में रुचि रखते हैं, उनको लेके हम कोई सार्वजनिक स्थल या जैसे पहले आपको बताया था रामगंगा नदी या थोड़े दूर पे कुछ उनके लिए कार्यक्रम करेंगे, जहाँ वो लोग जाएंगे, 2-3 घंटे बाद वापस चले आएंगे। तो इसकी प्रयास रहेगी, जी। तो इससे भी उनको एक अच्छा हेल्प पहचान मिल सकती। जी। सर, ये देखा गया है कि जैसे जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, कुछ रात में उड़ते हैं और कुछ दिन में उड़ते हैं। हाँ, तो इसके पीछे कोई विशेष कारण? ऐसा है, इसमें भी ये सब अपना पैटर्न्स फॉलो करते हैं। अच्छा। जैसे रात को कुछ लोग इसलिए उड़ते हैं क्योंकि उनको मालूम है, जो छोटी बर्ड्स है, कि अब रात को जो रैप्टर्स होंगे, बाज या रैप्टर्स कहते हैं, ईगल्स होते हैं, वो रात को अभी रूस्ट कर रहे हैं, हमें कोई खतरा नहीं है। तो अगर वो बर्ड्स आसानी से स्टार साइंस फॉलो करके रात को कवर कर ले, जैसे सिटी में हम रात को हाईवे पे इसलिए चलते हैं कि ट्रैफिक नहीं होगा, तो हम आराम से पहुंच जाए। दिन में हमें घंटों जैम में रहना पड़ता है। तो यहाँ पे भी बर्ड्स दिन में वो वाली गुजरते हैं जिनको मालूम है कि हम इतना देर फ्लाई करेंगे, रुकेंगे एक जगह, फिर फ्लाई करेंगे और हमें कोई खतरा नहीं है या कम खतरा है। और नाइट में वही लोग करते हैं जिनको लगता है कि हमें दिन में जाने से आइडेंटिफाइबल हो जाएंगे, हमें खतरा रहेगा, और वो इसलिए रात को फ्लाई करते हैं। अच्छा। तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ विशेष संदेश, ताकि वो प्रकृति से जुड़ें और पक्षियों से जुड़ें, पक्षियों की सुरक्षा के लिए काम करें, और इसके अलावा भी आप क्या कहना चाहें? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप सभी को कि आप के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हो तो आप हम लोग से जुड़ो, और अनुराग जी और सुनील जी जैसे लोग तैयार हैं आपको डेटा देने के लिए और आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताकि आपका भी नॉलेज बढ़े। आप सिर्फ चिड़िया नहीं, आप जो नेचर कंजर्वेशन है उसमें भी आप अपनी योगदान कर सकते हो। और हमारे शहर के लोगों के लिए मैं 2-3 शब्द कहना चाहूँगा। एक तो है कि आप प्लीज़ आप अपना वेस्ट मैनेजमेंट आप सही तरीके से करो। प्लास्टिक पूरी तरह से आप त्याग दो। आप कपड़े की थैली यूज़ करो, प्लास्टिक का सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ मत कीजिए। बहुत ऑप्शंस है, थोड़ा आप मॉडर्न बनिए और आप अपना पर्यावरण को बचाइए। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा
कि प्लीज़ जितने भी हमारे शहर के लोग हैं ट्रैफिक नियमों का पालन करें, उससे आपकी भी लाइफ अच्छी बनेगी और सबके लिए एक उदाहरण होगा। और ये हम जैसे लोग और आप जैसे जागरूक लोग इसको आज से ही शुरू कर सकते हो। बिल्कुल। तो अगर आप ये सब चीज़ से करोगे, जैसे कहते हैं द वर्ल्ड विल डेफिनेटली बी ए बेटर प्लेस फॉर एवरीवन, और फ्यूचर सिटीजन्स के लिए आप एक अच्छा दुनिया छोड़ो। और हाँ, अगर आपको यह बातचीत थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मित्रों को शेयर भी करिएगा।